Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 11। कुछ ही पलों में देवांश का पूरा नाइट सूट अनेशा की उल्टियों से भर गया। देवांश ने अनेशा को घूरना बंद कर अपने नाइट सूट की ओर देखा, जिसका प्राइस मिलियंस में थे, पर अनेशा के लिए वह प्राइसलेस हैंडमेड नाइट सूट सिर्फ एक बेशकीमती डस्टबिन बनकर रह चुका था, जिसमें वो अब दिल खोलकर और जी भरकर उल्टियां करे जा रही थी। देवांश ने अनेशा के बिखरे हुए बाल को पीछे समेटकर उसके डेलिकेट गर्दन सहित सभी बालों को पकड़ लिया, ऐसी जैसे मानो वह अनेशा को अपने ऊपर उल्टी करने की परमिशन देने के साथ ही खुद को एक अच्छा डस्टबिन बनाने में उसकी मदद कर रहा हो। आज पूरे दिन में खाए हुए खाने में से अपने पेट, कलेजे, गुर्दे, हर जगह का अनडाइजेस्टेड खाना देवांश के ऊपर उगलने के बाद अनेशा थोड़ी शांत हुई, पर वो नींद से जगी नहीं। वो इतना रायता फैलाने के बाद भी उल्टी की तेज बदबू में कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। देवांश ने जीरो इमोशन के साथ अनेशा के चेहरे को देखा, जो उल्टी करने के कारण हल्का सूज चुका था, मगर उसके चेहरे की स्वेलिंग उसे छोटे से चेहरे को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रही थी। अनेशा का ऐसे बेरहमी से सोना देवांश के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अनेशा का ऐसा बर्ताव कई बार देखा और देवांश इकलौता इंसान था जो अनेशा को इस हालत में संभाल सकता था, वरना अनेशा ड्रंक होने पर जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। देवांश ने ठंडे भाव के साथ अपने नाइट सूट, अनेशा के चेहरे, फ्लो और अपने किंगिश बैग को बारी बारी से देखा। सब जगह अनेशा की उल्टी फैली हुई थी, पर इसके बावजूद देवांश का उन चीजों को देखने के नजरिए में किसी तरह का डिस्टिंक्ट भाव या घिन नहीं आई। वो न ही तो अनेशा के यूं खुद पर उल्टी करने के कारण गुस्सा था और न ही उसके आंखों में किसी तरह इम्पेशंस था। वो अब ऐसे काम और कंपोस्ट बैठा था जैसे वो अनेशा के आगे खुद पर उल्टी करने का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही क्षण में उसका इंतजार को विराम देते हुए अनेशा अचानक से उठकर बेड पर बैठ गई और एक तेज लिक्विड जैसी उल्टी की धारा उसके मुंह से निकलकर देवांश के हैंडसम चेहरे और गर्दन पर पड़ गई। देवांश शायद इस डेंजरस अटैक के लिए आगे से प्रिपेयर था। उसने ऑलरेडी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी। देवांश इस वक्त बिल्कुल किसी ऐसे इनोसेंट और ओबीडिएंट क्यूट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था जो अपनी एक्स वाइफ का गुलाम हो। अनेशा के धम से बेड पर गिरने की आवाज सुन देवांश ने अपनी आंखें खोलते हुए अपने मुंह से हाथ हटाया। उसका हाथ और चेहरा अनेशा की उल्टी से पूरी तरह लथपथ हो चुका था, पर उसके चेहरे के हार्ड भाव ऐसे थे जैसे उसे इन चीजों से कोई फर्क ना पड़ा हो। उसकी हार्टलेस आंखों इस वक्त गुस्सा के बजाय फिक्र और चिंता नजर आ रही थी, जो कि बेशक अनेशा के लिए ही थी। देवांश ने अनेशा को बेड की दूसरी साइड से अपनी ओर खींच कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे गौर से देखते हुए पूछा, जान आर यू ओके? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता। अनेशा नींद और नशे भरी प्यारी आवाज में बोली, जिसे सुनकर देवांश आगे कुछ नहीं कहा। उसे पता था उसकी लिटिल एक्स वाइफ अब भी पूरी तरह अनकॉन्शियस है। उससे अभी कुछ पूछने या जानने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। देवांश अनेशा को क्लीन करने के लिए वॉशरूम में ले गया। उसने अनेशा को अच्छे से सावर दिलाया
उसे अपने हाथों से अच्छे से क्लीन किया। फिर अनैशा को हॉट वाटर टब में लेटाने के बाद देवांश खुद को क्लीन करने लगा। मुंबई में इस वक्त हल्के ठंडी की मौसम थी। बाथटब के कोने पर अपना सर टिकाए हुए अनैशा गर्म पानी के गर्मी का एहसास पाकर आराम से वहीं पर सो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह जगी नहीं थी। सावर के नीचे खड़े देवांश ने ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल पर हाथ रखे हुए दूसरी तरफ बाथटब में सोती हुई अनैशा को कुछ पल घूरा। अनैशा को इतना केयरलेस देख उसे अब अपने ही डिसीजन पर पछतावा होने लगा। उसने क्यों ही इस लड़की को खुद से दूर किया। एकदम से ये सवाल देवांश के दिमाग में कौंध गया। ग्लास वॉल पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए देवांश ने अपने दांत भींच लिए। उसके लेजी होठों में हरकत हुई और उसके मुंह से कुछ डरवाने शब्द निकले। रोनित महेता, ये तुमने मेरी जान के साथ ठीक नहीं किया। तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी और बुरी कीमत चुकानी होगी। सावर लेने के बाद खुद को और अनैशा को बाथरोब में रैप करने के बाद देवांश रूम में वापस आया। अब रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था। रूम में चारों तरफ लो रूम फ्रेशनर की हल्की सुगंध फैली हुई थी। नींद में ही अनैशा को खाना खिलाने के बाद देवांश उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर बालकनी में चला गया। अब उसने ब्लैक सिल्क नाइट सूट कैरी किया हुआ था। मोटी चारकोल ब्लैक शिगार अपने पतले होठों के बीच दबाने के बाद देवांश ने उसे बर्न किया। रेलिंग से टिककर देवांश बेड पर गहरी नींद में सोई रही। अनैशा को पैशन के साथ शिगार के लंबे लंबे कस भरते हुए घूरने लगा। उसकी आंखें हमेशा से ठंडी और मिस्टीरियस रही थी। उसकी सुंदर काली आंखों को देख हमेशा ऐसा लगता जैसे उसकी गहराई में न जाने में कितने रहस्य और राज छुपे हैं। ऊपर से उसके आसपास फैला शिगार का धुआं उसके कोल्ड आंखों और कोल्ड ऑरा को एक्सट्रीम लेवल पर मिस्टीरियस और डार्क बना रही थी। शिगार का अंतिम कस भरने के बाद देवांश ने शिगार के बट को अपने पैरों तले मसला और वह रूम में आ गया। अनैशा के बगल में बेड पर लेटने के बाद देवांश ने कुछ पल उसे घूरा। फिर उसने अनैशा को खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया। अनैशा की सॉफ्ट बॉडी फील करते हुए देवांश की आंखें लग गई। अलगी सुबह धूप की हल्की लाल पीली किरणें ग्लास वॉल और कर्टन्स के बीच से होते हुए रूम में आई और रूम में मौजूद मेटेलिक और ग्लासी चीजों से रिफ्लेक्ट होकर पूरे रूम में चारों तरफ फैल गई। अपने चेहरे पर धूप का एहसास पाकर अनैशा की भावें आपस में सिकुड़ गई। उसने सबसे पहले धूप को अवॉइड करने के लिए अपना छोटा सा हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और फिर बेड पर कुशन को ढूंढकर उसने अपना चेहरा कुशन में छुपा लिया। तभी उसके कान में एक लो अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी, गुड मॉर्निंग जान। अनैशा ने कशमशाते हुए कुशन से अपना चेहरा हल्का बाहर निकाल आवाज की दिशा में देखा तो उसकी नींद भरी आंखों के सामने देवांश का मास्क से कवा चेहरा आ गया। अनैशा ने अपनी पतली खूबसूरत उंगली से हल्का सा उस मास्क को टच किया। उसके होठों पर हल्की और प्यारी सी मुस्कान ने जगह बना ली। वो देवांश के मास्क को टच करते हुए प्यारी सी आवाज में मुस्कुराकर बोली, वेरी गुड मॉर्निंग देव। इतना बोल उसने दोबारा से अपना चेहरा कुशन में छुपा लिया। देवांश बेड से अपनी केहूनी टिकाए अनैशा के सिल्की बालों में अपनी सख्त उंगलियां चलाते हुए उसकी हर एक हरकत को गहराई से नोटिस कर रहा था। तभी कुछ समझ में आते ही अनैशा ने एकदम से अपना चेहरा कुशन से बाहर निकालकर अपनी आंखें चौड़ी किए देवांश की ओर देखने लगी। द
देव। देवांश का नाम लेते हुए अनैशा की पलकें और जुबान कुछ सेकेंडों में ही कितनी बार लारखराए और फरफराए, उसे इसका कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। वो हैरान चेहरे के साथ हड़बड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। उसका नशा और नींद सब अब उड़न-छू हो चुका था। एपिसोड 12। देवांश अपने सर के पीछे हाथ टिकाए बेड पर एलिगेंट और एरोगेंट पोस्चर में लेटा इमोशनलेसली अनैशा की ओर देख रहा था। अनैशा भी बेड पर आलथी पालथी मारे अपलक देवांश की ओर देख रही थी। उसने भले ही देवांश का चेहरा कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी उसे देवांश को पहचानने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। वो इस हार्टलेस इंसान को बहुत अच्छे से और करीब से जानती थी। उसके सामने लेटा इंसान उसका वही एक्स हस्बैंड था, जिसके साथ उसने 4 साल पहले महज 18 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। अनैशा इस इंसान को कैसे भूल सकती थी। देवांश की ओर दंग और अपलक नजरों से देखते हुए अनैशा का साफ दिल और सुंदर आंखें करवाहट से भर गई। देवांश ने भले ही शादी के 2 साल तक उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, उसका ख्याल रखा था, उसे सपोर्ट किया था, मगर शादी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसने उससे बुरी तरह मुंह फेर भी लिया था। अनैशा ने उसके बच्चे को जन्म दिया था, पर देवांश ने उसे अपने ही बच्चे का मुंह तक नहीं देखने दिया था। वो उसके सामने गिर गिराई थी। उसने देवांश से अनगिनत बार रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे अपने बच्चे से मिलने दे और फ्यूचर में उससे मिलने की परमिशन दे, एज अ स्ट्रेंजर ही सही, पर वो अपने बच्चे को दूर से ही देखकर अपने दिल की बेचैनी और उथल पुथल को काबू कर लेती। पर देवांश ने डिवोर्स के बाद अनैशा से ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो उसके लिए कोई अनजान हो, जैसे वो उसे जानता तक ना हो। 2 साल पहले डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद देवांश के कहे हुए आखिरी अल्फाज एकदम से अनैशा के कान में गूंजने लगी। आज से तुम्हारा मुझसे और मेरे बेटे से कोई रिश्ता नाता या लेना देना नहीं है जान, हम अब से एक दूसरे के लिए अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। देवांश के ये बेरहम लफ्ज अनैशा के कान में जहर के समान घुलने लगी। उसके दिल में देवांश के लिए करवाहट के साथ एक अनचाही नफरत अपनी जगह बनाने लगी। अनैशा अपने पुराने ख्यालों और जख्मों को कुरादने वाली दुनिया से बाहर तब आई जब देवांश की गहरी ठंडी आवाज उसके कान में पड़ी। जान, तुम्हारे पास 10 दिन है, उसके बाद से तुम मेरे साथ हमारे घर पर रहोगी। बूढ़े होकर मरने से पहले तक अब हम साथ रहेंगे। बूढ़े होकर मरने से पहले तक अब हम साथ रहेंगे। अनैशा ने देवांश के आखिरी शब्दों मन में दोहराया। उसकी आंखें गुस्से में सिकुड़ गई। उसने अपने दांत और मुठ्ठियां भींच लिया। अनैशा ने मन में गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा, खुद को समझता क्या है ये सरुदेव, ये जब चाहेगा तब मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा और जब चाहेगा तब मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक देगा। अब मैं किसी कीमत पर इसकी बात नहीं मानूंगी। अपने सोच के घोड़े पर लगाम देते हुए अनैशा अपने सोच के बिल्कुल विपरीत देवांश से प्यारी सी आवाज में बोली, ठीक है देव, आप जैसा चाहें। अनैशा का जवाब सुन मास्क के अंदर देवांश के चेहरे पर एक्सट्रीमली कोल्ड और सख्त भाव आ गए। उसने कुछ पल अनैशा को ऑब्जर्विव नजरों से देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद देवांश ने बेड से खड़े होते हुए कोल्ड वॉइस में अनैशा से कहा, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। ब्रेकफास्ट के बाद सुमित तुम्हें घर छोड़ देगा। अनैशा किसी आज्ञाकारी
बच्चे की तरह देवांश की बात मानकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का बंद दरवाजे की ओर कॉम्प्लिकेटेड नज़रों से देखते हुए देवांश की आंखें गहरी हो गई। उसकी काली गहरी आंखों में गुस्सा, नफरत, प्यार जैसे अनगिनत मिस्टीरियस भाव एक साथ उमड़ आए। वॉशरूम के अंदर अनैशा ब्रश करते हुए खुद को मिरर में घूर रही थी। उसे अब देवांश के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसके अंदर अपने बच्चे के लिए लगाव, प्यार और ममता अब भी उतनी ही थी। उसने देवांश की बात इतनी आसानी से इसलिए मान लिया था क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलना था। मिरर में खुद के अक्ष को घूरते हुए अनैशा की नज़र अपने ढीले टी शर्ट से बाहर झांक रहे सॉफ्ट डेलिकेट कॉलर बोन पर गई। अपने कॉलर बोन पर मौजूद निशान को देख अनैशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपना टी शर्ट नीचे करके देखा तो पाया कि उसके कॉलर बोन क्लीवेज से लेकर नीचे तक कई सारे रेड पर्पल किस और बाइट मार्क्स है। ये सब मेरे साथ किसने किया? क्या ये देव ने किया होगा? पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा तो डिवोर्स हो चुका है। अब उनके पास मेरे साथ ये सब करने का कोई हक नहीं है। खुद से बुदबुदाते हुए अनैशा की आंखों में एक बार फिर से गुस्सा उतर आया। उसे नशे के बाद अक्सर अपने द्वारा नशे में फैला हुआ रायता और अपनी करतूतें याद आ जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे करके उसके आंखों के सामने कल रात का हर एक इंसिडेंट रील की तरह घूमने लगा। सब कुछ याद आते ही अनैशा का चेहरा सहित पूरा शरीर लाल हो गया। उसका छोटा सा चेहरा एकदम से ज्वामुखी की तरह गर्म होने लगा। अब ये बदलाव शर्म के कारण था या गुस्से के कारण, ये तो अनैशा भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। अपने दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ाते हुए अनैशा ने अपना सलाइव गटक कर अपने कपड़ों की ओर देखा। ये वो कपड़े नहीं थे जो उसने कल रात पहना था। क्या देव मेरे कपड़े? नहीं, अनैशा की इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। जो कपड़े उसने इस वक्त पहने थे, ठीक ऐसे कपड़े वो तब रात को पहनती थी जब वो देवांश के साथ थी। देवांश को दिखावे से ज्यादा कंफर्ट में यकीन था, इसलिए उसने अनैशा के लिए तब बतौर नाइट सूट कंफर्टेबल हाफ टी शर्ट और शॉर्ट्स का इंतजाम करवाया था। अनैशा ने अपने दिमाग में चल रहे तरह तरह के ख्यालों को लगाम लगाना चाहा, मगर इसी दौरान एक बॉम्ब जैसा सवाल उसके दिमाग में फ्लो हुआ। क्या कल रात उन दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। अनैशा उस बॉम्ब जैसे सवाल को अपने जवाब से डिफ्यूज करते हुए हड़बड़ा कर बोली, कल रात कुछ रोमांटिक और इंटीमेट मूवमेंट वॉशरूम में उन दोनों के बीच जरूर हुआ था, मगर अनैशा को अच्छे से याद था उन दोनों ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। अपने अभी अच्छी, बुरे और गंदे ख्यालों को वॉशरूम में फ्लश करके जब अनैशा रूम में आई तो उसकी नज़र रूम में खड़े एक 23-24 साल के यंग और हैंडसम लड़के पर गई, जो दिखने में तो हैंडसम था, मगर उसकी एक्टिविटी और खड़े होने का तरीका बिल्कुल किसी पत्थर से बने रोबोट की तरह था। उस लड़के के चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन देख अनैशा का छोटा सा मुंह पूरी तरह बन गया। उसने उस लड़के से बात करने की कोशिश करते हुए अपनी मीठी आवाज को और ज्यादा मीठा बनाते हुए पूछा, सुमित कैसे हो आप? ऑल राइट मैडम। सुमित ने सख्त भाव के साथ अनैशा की ओर तिरछी नजरों से देखा और बस 2 टूक में जवाब दिया। सुमित देवांश का हेड बॉडीगार्ड था।
अनैशा उसे और उसके सख्त मिजाज को बहुत अच्छे से जानती थी। रूम में इधर उधर नजर घुमाने के बाद जब अनैशा को देवांश रूम में नजर नहीं आया तो उसने सुमित से पूछा, अदेव कहाँ है? सुमित, बॉस एक इम्पोर्टेंट काम में सिलसिले में ऑफिस चले गए हैं, उन्होंने कहा है मैं ब्रेकफास्ट के बाद आपको घर छोड़ दूं। सुमित पोकर फेस के साथ बोला, जिसे सुनकर अनैशा के चेहरे पर हल्की उदासी और मायूसी ने छा गई, क्योंकि उसे देवांश से कुछ बातें करनी थी, पर वो सुमित से आगे बोली कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट कॉफी टेबल पर लगने के बाद अनैशा काउच पर मायूस चेहरे के साथ बैठी बस सूप के बोल में स्पून गोल गोल घुमा रही थी। सुमित ने अपने दांत भींचते हुए गुस्से भरी नजरों से अनैशा की ओर देखा। अनैशा पिछले 5 मिनट से न जाने किस सोच में खोई सूप की बोल में स्पून घुमाए जा रही थी। सूप के क्रॉकरी बोल में मेटल के स्पून के टक्कर पर उत्पन्न होने वाली तन तन की आवाज से सुमित को इरिटेशन हो रही थी। जब उसे अंत में लगा कि अनैशा ऐसे नहीं रुकने वाली है, तो सुमित अनैशा से रूखे और सख्त स्वर में बोला, अपनी तरह ऐसी अननोइंग आवाजें क्रिएट करना बंद कीजिए मैडम और जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए। मेरे पास आपके इतना फालतू समय नहीं है जो मैं आपकी ये बकवास हरकतें देखता रहूं। सुमित की बात सुनकर अनैशा किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह अपनी चीन ऊपर की ओर उठाए मासूमियत से सुमित की ओर देखने लगी। वो इस वक्त किसी ऐसे बच्चे की तरह सुमित को देख रही थी जैसे सुमित उसकी माँ हो और वो अपनी माँ को कह रही हो कि मम्मा आओ और मुझे खुद अपने हाथों से खिला दो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको हरगिज नहीं खिलाने वाला मैडम। अपनी मम्मा की बेरहम अल्फाज सुनकर अनैशा की आसमान छू रही चीन और होठ मायूसी में सिकुड़ गई। सुमित उसे ज्यादा देर ऐसे नहीं देख पाया। अनैशा की दुनिया जहान की मासूमियत से भरी हेजल ग्रीन आंखें देख बेदिल सुमित पिघल गया। उसने अपना अकड़ा हुआ कंधा हार मानते हुए नीचे गिरा दिया। फिर वह अनैशा के पास बैठकर किसी माँ की तरह उसे सूप पिलाने लगा। अनैशा ये देखकर स्माइल करने लगी और सुमित के हाथों सूप पीने लगी। हालांकि इस बीच सुमित के चेहरे की सख्ती बरकरार रही। उसकी ओर अपनी आंखें मटका कर देखते हुए अनैशा के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी होकर उसके कान छूने लगी। देवांश से जुड़े लोग अनैशा के बहुत करीब थे। हालांकि वो सब अधिकतर लड़के ही थे, मगर वो सब अपने जेंडर का ख्याल किए बगैर उसके लिए समय आने पर माँ, दादी और बहन सब बन जाया करते थे। अनैशा सूप पीते हुए सुमित से हंसकर बोली, आप बिल्कुल हिटलर के माँ की तरह दिख रहे हो सुमित। सुमित ये सुनकर उसे घूरने लगा तो अनैशा अपना सर बच्चों की तरह बार बार हाँ में हिलाते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ। कसम से अभी आप उस मारियल रोबोट की तरह नहीं बल्कि हिटलर के माँ की तरह दिख रहे हो। वेल, हिटलर की माँ एक कॉम्प्लीमेंट है, इसे आप गलत नजरिए से मत देखो। मतलब आप हिटलर है मैडम। सुमित अपनी एक आईब्राउ ऊपर करते हुए बोला तो अनैशा थोड़ा सोचने के बाद बोली, नहीं हिटलर नहीं, मैं क्यूट हिटलर हूँ। सुमित इस पर लाचारी से ठंडी आह भरते हुए बोला, इन 2 सालों में न ही आप बदली है मैडम और न ही आपका सेल्फ ऑब्सेशन कम हुआ है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, अनैशा बोली। सुमित की ओर से कोई जवाब न पाकर उसने अपना गला साफ करते हुए बात बदलकर सुमित से पूछा, वैसे रौनक कैसी है? I mean, रौनक कैसा है? क्या वो मुझे मिस करता है? हम सब में सिर्फ वही आपको मिस करता है।
मैडम और तो और जब से आप गई है तब से उसने बॉस से बात करना भी बंद कर दिया है। सुमित सख्त चेहरे के साथ बोला। तो अनैशा क्यूट से एक्सप्रेशन में अपने होठ गोल गोल सिकोड़ते हुए बोली, ओ मेरा मास्टर कितना प्यारा है वो। प्यारा नहीं गे है वो। सुमित बोला। तो अनैशा अपनी नाक सिकुड़ते हुए अग्रेसिव वे में बोली, हाँ तो थर्ड जेंडर होने में दिक्कत क्या है। वैसे भी थर्ड जेंडर होने के बावजूद रौनक आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी आपसे अच्छी है। आपको कोई हक नहीं है उसे नीचा दिखाने का। आप ओ जस्ट शट अप मैडम, मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा। ओके सुमित अनैशा की बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोला। तो अनैशा ने उसकी कही हुई बातों के बारे में दोबारा से सोचा। ये सच था, सुमित रौनक का मजाक नहीं उड़ा रहा था। वो बस उसे गे बोल रहा था, जो कि वो असल में था। अनैशा जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए सुमित से बोली, ओह सॉरी सुमित, आप तो जानते ही हो मैं रौनक को लेकर थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। प्लीज़ डोंट माइंड इट। कोई बात नहीं मैडम, मैंने वैसे भी बेवकूफ़ों की बात माइंड नहीं करता। सुमित सख्त भाव में तंज के साथ से बोला। रौनित एक तरीके से अनैशा का कोच या यूं कहे ले अनैशा का मास्टर और गुरु था। रौनक उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाता था जब अनैशा देवांश के साथ रहती थी। देवांश शुरू में अनैशा को लेकर कितना ज्यादा पॉसेसिव था, उसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता था कि उसने अनैशा के लिए एक गे टीचर हायर किया था। एपिसोड 13 देवांश शुरू में अनैशा को लेकर कितना ज्यादा पॉसेसिव था, उसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि उसने अनैशा के लिए एक गे टीचर हायर किया था। लिटरली एक गे टीचर। सुमित के मुंह से अपने लिए बेवकूफ सुनकर अनैशा ने मुंह बना लिया। वो सुमित से बिल्ली की तरह गुर्राते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ कहा सुमित, मैं सरुदेव और रौनक से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। सुमित उसका बिल्ली जैसा क्यूट सा चेहरा देखकर उसके मुंह में सूप फूक मारकर पिलाते हुए सार्कास्टिक वे में बोला, बेझिझक आप मेरी कंप्लेन कीजिए मैडम, फिर मैं भी बॉस को बता दूंगा कि आप उन्हें सरू बोलती है। सुमित के इस बात पर अनैशा के चेहरे के रंग ही उड़ गए। अनैशा को इस दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता था, देवांश से भी नहीं, पर देवांश के गुस्से के बारे में सोचकर ही उसका कलेजा, गुर्दा, अंतरात्मा, रूह सब एक साथ कांप उठता था। वो अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए बोली, सुमित जी कहिए मैडम। सुमित सख्त भाव के साथ उसे सूप की आखिरी सिप पिलाते हुए बोला। तो अनैशा अपना सबसे इनोसेंट और क्यूट एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर चिपकाते हुए बोली, सुमित आपका दिल इस दुनिया का सबसे साफ और सुंदर दिल है, बिल्कुल किसी प्यारे से सफ़ेद खरगोश की तरह अच्छा, कोमल और अडोरेबल। ओह सच में मैडम। सुमित ने अपनी एक आई ब्राउ रेस कर अनैशा को घूरते हुए पूछा, जिस पर अनैशा ने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों की मुट्ठियां बांध लिया, ठीक किसी बिल्ली की तरह। अपने छोटे से पिंक होठ और चीन सिकुड़कर और अपने डिम्पल वाले सॉफ्ट गाल फूला। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां से अपना गाल बार बार टैप करते हुए कहा, हुन्हा हुन्हा। और इसी के साथ वो अपना सर भी लगातार हाँ में हिलाए जा रही थी। सुमित ने उसे कुछ पल आंखें सिकोड़कर घूरा और अपने मन में ठंडी आह भरते हुए सोचा, धूर्त लोमड़ी सबको अपना मासूम चेहरा और हरी हरी मासूम आंखें दिखाकर फंसा लेती है। उफ माय गॉश, इस लड़की के ये क्यूट और अडोरेबल एक्सप्रेशंस तो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उफ गॉश, ये कितनी अडोरेबल दिख रही है।
इनोसेंट और क्यूट एक्सप्रेशन क्रिएट करने के मामले में अनैशा किसी के पॉप स्टार से भी ज्यादा परफेक्ट थी। उसका आंख सिकोड़ना, जीभ बाहर निकालना, मून बनाना भी उसे एक्सट्रीमली अडोरेबल और क्यूट लुक देती थी। अनैशा की ओर देखते हुए सुमित के दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट हुआ और उसके आंख के रेटिना पर वह सिनेरियो बतौर वीडियो प्ले होने लगा। उस सिनेरियो में था, जब ये क्यूट कैट अनैशा रोएगी तो क्या होगा, तब पक्का प्रलय आएगा। सुमित ने उस सिनेरियो के महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अपने मन में दिया। अपने सभी ख्याल को दरकिनार करते हुए सुमित ने अनैशा से वो शब्द कहे जिसके लिए वो इतना ड्रामा कर रही थी। सुमित अनैशा के दोनों हाथ उसके गाल से हटाते हुए बोला, मैडम प्लीज ऐसे पैथेटिक एक्सप्रेशंस मत बनाइए, मैं बॉस से कुछ नहीं कहूँगा। सुमित की बात सुनकर अनैशा ने राहत भरी लंबी सांस ली, ऐसे जैसे मानो सुमित के कहे हुए शब्दों ने उसके शरीर से बाहर निकल रहे सोल को उसके शरीर में वापस डाल दिया हो। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद सुमित ने अनैशा से उसका फ़ोन लिया और उसमें देवांश का नंबर सेव करने के बाद वो उसे फ़ोन वापस करते हुए बोला, बॉस आपसे रात में बात करेंगे। मैडम, तो आप ध्यान से और अपने शब्दों को नाप तौल कर उनसे बात कर लीजिए। ओके कहे अनैशा ने सुमित से अपना फ़ोन वापस ले लिया। प्लस शर्म, और ये किस नाम से आपने देव का नंबर सेव किया है सुमित? अनैशा ने अपने फ़ोन स्क्रीन को घूरते हुए याक एक्सप्रेशन के साथ सुमित से पूछा। तो सुमित सख्त भाव से बोला, ये बॉस का ऑर्डर है, उन्होंने ही मुझे इस नाम से अपना नंबर आपके फ़ोन में सेव करने के लिए कहा था। अनैशा ये सुनकर दंग रह गई। वो अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, सीरियसली सुमित प्लस शर्म, और यह एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब प्राण प्रिय होता है। क्या देव सच में अपना फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में इस नाम से सेव करवाना चाहते हैं? यही थिंक सो मैडम। सुमित की बात सुनकर अनैशा अजीब ढंग जबरदस्ती हंसने लगी। ओह दिस डेविल वाना बिकम माई प्राण प्रिय, हाउ स्ट्रेंज। थोड़ी देर के सफ़र के बाद सुमित की रंग रोवर अनैशा के ब्यूटीफुल कॉटेज के बाहर पहुंची। बॉस आज आपके हाथ का चाइनीज लंच खाना चाहते हैं मैडम, तो प्लीज़ आप उनके लिए लंच तैयार रखिएगा। सुमित अनैशा के कार से निकलने के बाद बोला, और अनैशा का जवाब या मर्जी जाने बगैर उसने अपनी कार बढ़ा दी। अनैशा ये देखकर दांत पीसते हुए खुद से बोली, सरू देव का चमचा। अनैशा को अभी खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि देवांश से मिलने मात्र से उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया था। वो अब ठीक 4 साल पहले वाली कूल और डेयरिंग अनैशा की तरह बर्ताव और बातें करने लगी थी। जब तक सुमित की मैसिव रंग रोवर उसके आंखों से ओझल नहीं हुई, अनैशा तब तक उसके जाती हुई कार को देखती रही। तभी अचानक से उसके दिमाग में मनन का ख्याल आया। वो कल रात घर वापस नहीं लौटी थी और उसने ना ही मनन को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। मनन उसके लिए कितना बेचैन और परेशान हो रहा होगा, ये सोचकर अनैशा का दिल बैठ गया। वो भागते हुए कॉटेज के अंदर गई। लिविंग एरिया में पहुंच वहां का नज़ारा देखते ही अनैशा का दिल धक से रह गया। उसका ग्लोइंग चेहरा एकदम से डर के मारे पिला पड़ गया। काउच पर मनन बेसुध सा पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ और पैर काउच के नीचे झूल रहा था और उसका आधा शरीर काउच के ऊपर था। पूरे काउच और फ्लोर पर खून ही खून फैला हुआ था। मनन के गर्दन से लेकर पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके गर्दन में खून से सना नोकिला चाकू हला हुआ था। मनन अपने भाई का नाम लेते हुए अनैशा की आवाज कांपने लगी। उसकी दिल की धड़कनें थम सी गई। अपने भाई की डेड बॉडी देख अनैशा एकदम लड़खड़ाकर
फर्श पर गिर गई। आंसू की धारा नदियों की तरह उसके आंखों से बहने लगी। एकाएक उसके आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ गया। एक 4 साल की बच्ची, एक 8 साल का गोलू मोलू सा बच्चा, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी, 2 यंग आदमी और 2 यंग औरत की छत के सीलिंग से लटक रही डेड बॉडी एकाएक से अनैशा के आंखों के सामने आ गई। ये दृश्य तब का था जब 10 साल पहले जब अनैशा ने अपने घर का डोर ओपन किया था। उसके परिवार के 8 सदस्यों की डेड बॉडी ठीक इसी तरह रस्सी के सहारे छत के सीलिंग से लटकी हुई थी। उन सब को देख ऐसे लग रहा था जैसे मानो उन लोगों खुद से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली हो। एपिसोड 14। अनैशा का पूरा नाम अनैशा माथुर था। एक वक्त था जब अनैशा का परिवार यानी माथुर परिवार दिल्ली की जानी मानी और इज्जतदार फैमिली में शुमार थी। अनैशा की फैमिली एक आर्मी बेस्ड फैमिली थी। अनैशा के अंकल इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर थे। जब वो जिंदा थे तब हर रोज उसके अंकल का इंडियन प्रेसिडेंट के साथ उठाना बैठना लगा रहता था। अनैशा के दादाजी और दादी माँ भी अपने वक्त में काफ़ी ऊंचे ओहदे के आर्मी ऑफिसर रहे थे। अनैशा के डैड भी इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे। जॉइंट फैमिली होने के साथ ही एक खुशहाल और प्यारा परिवार था अनैशा का। पर 10 साल पहले अनैशा का खुशहाल और प्यारा सा परिवार रातों रात बर्बाद हो गया। 10 साल पहले गुरुवार की काली रात अनैशा के पूरे परिवार की एक साथ मौत हो गई थी। अनैशा तब महज 12 साल की थी जिस रात अनैशा के पूरे परिवार की मौत हुई थी। उस रात अनैशा अपने छोटे भाई मनन को लेकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। लकीली भयंकर तूफान और तेज बारिश होने के चलते अनैशा उस रात 4 साल के मनन के साथ अपने फ्रेंड घर रुक गई थी। दूसरे दिन जब अनैशा अपने घर लौट कर आई तो उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली की डेड बॉडी छत के सीलिंग से लटक रही है। उसके मॉम, डैड, अंकल, आंटी, बूढ़े दादाजी, बूढ़ी दादी माँ सबकी लाश को एक कतार में फांसी के फंदों से लटकते हुए अनैशा ने अपनी आंख से देखा था। महज 12 साल की उम्र में। यहाँ तक कि अनैशा के 3 साल की छोटी सी बहन और 8 साल के क्यूट से भाई की डेड बॉडी भी उन फंदों से लटक रही थी। वो दोनों छोटे निर्दोष बच्चे भी मर चुके थे। हालांकि अनैशा के परिवार के 8 सदस्यों के इस तरह से हुई बेरहम मौत की 2 साल तक जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन भी चली थी। पर बाद में कोई क्लू न मिलने पर पुलिस वालों ने इस केस को एक्सोर्सिज्म का केस करार देकर केस बंद कर दिया था और अनैशा के परिवार की मौत तब से अब तक एक अनसुलझी पहेली और रहस्य बनकर रह गई थी। मात्र 12 साल की उम्र में अपने परिवार की इतनी खौफनाक और दर्दनाक मौत देखने के बाद अनैशा की पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी। परिवार और अपना कहने के लिए अब अनैशा के पास सिर्फ उसका छोटा भाई मनन ही बचा था। मनन को यूं खून से लथपथ देख अनैशा बिलख कर रोने लगी। उसकी सांसें एकाएक से उखड़ने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 10 साल पहले मनन का चेहरा देखकर उसने खुद को संभाल लिया था। मनन के लिए उसने बगैर सोचे समझे 4 साल पहले देवांश से शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पढ़े बगैर। पर अब जब उसका भाई ही नहीं बचा था तो उसका खुद को संभालने का क्या ही फायदा। वो अब क्यों ही खुद को संभालती जब उसके जीने की आखिरी वजह भी उससे छीन ली गई थी। अनैशा दीवार में सिमट कर बुरी फफक कर रोने लगी। सांसें उखड़ने के साथ उसका छोटा सा नाजुक शरीर और कंधा बुरी तरह कांपने लगा। बेबस और दयनीय अवस्था में उसने अपना घुटना मोड़कर अपने सीने से लगा लिया और अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। उसका दिमाग बिल्कुल नम और ब्लैंक हो चुका था।
अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो दोबारा से अपने छोटे भाई की ओर देख सके। अनैशा बदहताश सी खुद में सिमट ही रही थी। तभी दो लंबे लंबे पैर अनैशा के सामने आकार खड़े हो गए। उस इंसान ने संकुचाते हुए अनैशा की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो अपनी हल्की धीमी और अट्रैक्टिव आवाज में बोला, हे छुटकी शांत हो जाओ। जानी पहचानी आवाज सुनकर अनैशा ने अपनी सहमी और डबडबाए आंखों से उस इंसान की ओर देखा। उस इंसान का चेहरा देखते ही अनैशा एकदम से उस इंसान के पैरों से लिपट कर बेबसी में रोने लगी। आई ऑल्सो लॉस्ट हिम कांपते लफ्जों में उस इंसान के लंबे लंबे पैरों से लिपटते हुए बोली, उधर ईजी ऑफ कंपनीज के एक्सटिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कंपनीज चेयरमैन केबिन में देवांश अपने इटालियन रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठा बिना इमोशन के एकटक केबिन के सीलिंग को घूर रहा था। कस्टम मेड ग्रे बिजनेस सूट और ब्लैक फॉर्मल लेदर शूज पहने देवांश किसी ग्रीक ऑफ गॉड से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम दिख रहा था। उसके चेहरे पर अब मास्क नहीं थे, पर उसके चेहरे के कठोर भाव इस वक्त मास्क से भी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस नजर आ रहे थे। उसका केबिन प्योर ब्लैक थीम का था। वर्क रिलेटेड चीजों के अलावा वहाँ एक शोपीस, आर्टिफैक्ट्स या गमला तक नहीं था, पर फिर भी उस केबिन में मौजूद एका दुका चीजें ही प्राइसलेस और लग्जूरियस थी। ग्लास वॉल से आती सनलाइट केबिन के मेटालिक चीजों से रिफ्लेक्ट होते हुए देवांश के सॉलिड स्टैच्यू जैसे चेहरे पर रही थी और उसे बेहद ही चार्मिंग और हैंडसम लुक दे रही थी। अपनी गहरी काली आंखों से सीलिंग को घूरने के क्रम में देवांश ने अपनी शिगार सुलगाई। उसने शिगार का एक लंबा कस भरा। तभी एक 26 साल का लंबा और हैंडसम दिखने वाला लड़का उसके केबिन में एंटर हुआ। व्हाइट टी शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स के साथ मरून ओवरकोट कैरी किए। उस लड़के का थकावट से भरा चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लंबे सफर से अभी वापस लौट हो। अपनी शेड्स निकालकर उस लड़के ने देवांश के वर्क डेस्क पर रखा। उसने क्रुप्त कुटिल नजरों से एक बार देवांश को देखा, जो उसकी उपस्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। देवांश को घूरते हुए वह लड़का देवांश के सामने लगे चेयर पर फैलकर बैठ गया और बोला, आज से 10 दिन बाद यानी 23 को तेरी और हिना सिंघानिया की सगाई की डेट निकली है। अब क्या तू मुझे इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करेगा? I mean सीरियसली भाई, तू सच में उस हिना सिंघानिया से सगाई करने जा रहा है? लिटरली हिना सिंघानिया। देवांश ने उस लड़के की बात सुनने के 10 मिनट बाद नजर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसके पतले होठ इस वक्त हल्के टेढ़े मुड़े हुए थे। तिरस्कार और सरकास्म दोनों का मिश्रण देवांश के परफेक्ट होठ के टेढ़े शेप में नजर आ रही थी। वो अपनी चेयर को लेफ्ट राइट मूव करते हुए बोला, लोगों को बर्बाद ऐसे करो कि 4 लोग याद रखे। वह लड़का शेडी वे में देवांश के अधूरे सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोला, तो देवांश गहराई से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बिल्कुल ठीक किसी हेल से आए ईवल स्पिरिट की तरह नेगेटिव और डेंजरस वाइब दे रही थी। एपिसोड 15। देवांश अपनी चेयर को लेफ्ट राइट मूव करते हुए बोला, लोगों को बर्बाद ऐसे करो कि 4 लोग याद रखे। वह लड़का शेडी वे में देवांश के अधूरे सेंटेंस कंप्लीट करते हुए बोला, तो देवांश गहराई से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान ठीक किसी हेल से आए ईवल स्पिरिट की तरह नेगेटिव और डेंजरस वाइब दे रही थी। देवांश के सामने वाली चेयर पर बैठा वह लड़का जो केयरलेसली और मैनरलेसली चेयर पर फैलकर बैठा देवांश को एकटक घूर रहा था। उसका पूरा नाम
शिव रोड था देवांश का इकलौता और फॉस्फल फ्रेंड, साथ ही ग्लोबल फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का मर्सलेस मोनोपोलिस्ट। देवांश कपूर अगर पूरे ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्रूएलिस्ट और ताकतवर किंग था, तो शिव रोड फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का विक्ट किंग था। शिव अपने थोड़े रूड, थोड़े एरोगेंट और बहुत ज्यादा दुष्ट स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। लोगों की नज़रों में शिव बदनाम भी कम नहीं था। सब उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते और जानते थे जिसने सिर्फ अपने मजे के लिए अनगिनत टैलेंटेड एक्टर्स और सिंगर्स का करियर बर्बाद कर दिया था। इन सब खामियों के अलावा शिव में एक खूबी भी थी। शिव इस दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जिसे देवांश के सारे राज और रहस्य पता थे, सिवाय देवांश के दिमाग में प्रेजेंट में क्या चलता है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। इसके शिव देवांश के बारे में सब कुछ जानता था, उसका पूरा पास्ट और प्रेजेंट। देवांश को कुछ पल घूरने के बाद अचानक ही शिव के होठों पर विक्ड स्माइल आ गई। उसने अपनी चेयर को गोल गोल घुमाते हुए देवांश से पूछा, एनीवेज क्या तू कल क्यूट कैट से मिला था? क्यूट कैट? ये क्यूट कैट कौन है? देवांश ने बिना भाव के शिव को घूरते हुए पूछा। शिव ने ये सुनकर अपनी चेयर को सर्कुलरली मूव करना बंद कर दिया। उसने देवांश को आंखें सिकुड़कर घूरा और शरारती ढंग से उसने फुसफुसाते हुए कहा, तेरी कूल और अडोरेबल एक्स वाइफ भाई हमारी क्यूट कैट, क्या तू कल रात उसके साथ नहीं था? होटल रिंग स्टार के अपने प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के मास्टर बेडरूम में क्या कल रात तुम दोनों लवी दबी कपल्स साथ में नहीं सोए थे? हाँ, बता ना, क्या कल तू उसके साथ नहीं सोया था? हाँ सोया था। तो देवांश ने बिना इमोशन के कहा। शिव ने ये सुनकर आंखों में चुगलीखोर आंटी बाली चमक लिए अपनी शर्ट की स्लीव चबाते हुए और शर्माते हुए देवांश से पूछा, क्या तेरे और उसके बीच कल रात कुछ हुआ? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। देवांश ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ शिव को जवाब दिया। उससे ऐसे सवाल पूछते हुए शिव भीतर ही भीतर शर्म के मारे मरे जा रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह ब्लश कर रहा था, बिल्कुल किसी शर्मीली लड़की की तरह, पर बावजूद इसके उसकी जबान तेज कैंची की तरह देवांश से सवाल कर रही थी। वही देवांश, उसके अंदर किसी भी तरह के इमोशन ही नहीं थे। देवांश बेझिझक किसी वेल प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह शिव के सभी सवालों का जवाब दे रहा था। शिव ने अपने ओवरकोट से एक डर्बन निकालकर देवांश के चेहरे को कुछ पल घूरा। डर्बन से लाख जूम करके ढूंढने के बाद भी शिव को देवांश के चेहरे में कोई बदलाव या भाव नजर नहीं आए। शिव ने ठंडी आह भरते हुए अपना डर्बन और कंधा नीचे गिरा दिया। देवांश के चेहरे में कोई भाव या इमोशन सिर्फ एक इंसान के सामने कभी कभार आते थे, और वो थी देवांश की ब्यूटीफुल एक्स वाइफ। अनैशा की गैर मौजूदगी में देवांश के चेहरे पर किसी तरह के इमोशन देखने की आशा करना थिक लूट डेजर्ट में बगैर पानी किसी इंसान के 3 दिन से ज्यादा दिन तक सरवाइव करने की कल्पना करने जैसा था। इन शॉर्ट, असंभव। शिव ने कुछ पल की खामोशी के बाद गंभीर स्वर में देवांश से पूछा, तूने सोचा है जब क्यूट कैट को तेरी सगाई के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा महसूस करेगी? नहीं, शिव ने देवांश का जवाब सुनकर लाचारी में अपना सर पकड़ लिया। Damn it, he is not a well-programmed robot, is a dead robot. ओह गॉश, क्या करूं मैं इस इमोशनलेस और हार्टलेस लड़के का? क्या होगा इसकी लव लाइफ का? शिव अपना गाल रब करते हुए खुद से बोला। उधर कॉटेज में अनैशा उस इंसान के पैर से लिपट कर रोते हुए बोली, रोनी मेरा भाई, देखो उसे क्या हो गया है, कितना खून बहे रहा है उसका। वह इंसान कोई और नहीं अनैशा का गेट टीचर रौनक था, जिसे अनैशा अक्सर गुरुदेव बुलाती थी।
मगर अभी रोनी कहे के बुला रही थी। रौनक दिखने में यंग, टॉल और हैंडसम था। उसके बॉडी हल्की पतली थी और उसके फेशियल फीचर्स काफी शार्प था। कोई रौनक को देखकर नहीं कह सकता था कि वो एक गे है। रौनक दिखने में बिल्कुल किसी हैंडसम और चार्मिंग लड़के जैसा था। रौनक ने अनैशा के पास बैठकर उसे समझाया बुझाया, मगर अनैशा शांत होने को तैयार ही नहीं थी। रौनक अनैशा के आंसू साफ करते हुए प्यार से बोला, देख छुटकी, रोना बंद कर। तेरे भाई को कुछ नहीं हुआ है। जरा एक बार नजर घुमाकर उधर तो देख। नहीं, मैं उस ओर नहीं देखूंगी। उसका बहुत खून बह रहा है। अनैशा रौनक की बात को नकारते हुए सिसक कर बोली। तो रौनक ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, देख छुटकी, तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ये कहते हुए रौनक की आंखें सच में नम हो गई थी। पर अनैशा, जो हर बार उसके रोने की बात सुनकर मान जाया करती थी, वो इस बार नहीं मानी। अनैशा बच्चों की तरह खुद में सिमट कर रोए जा रही थी। उसने बचपन से बहुत कुछ झेला था, बहुत स्ट्रगल किया था, अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। दीदी यार, इट वॉज जस्ट अ प्रैंक, आप रोना बंद करो प्लीज। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मनन की अचानक आई आवाज सुनकर अनैशा हैरान हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि मनन काउच के पास खड़ा हुआ था। रौनक अपनी आंसू भरी मासूम नजरों किसी अपराधी की तरह अनैशा को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ चाकू भी था, जो कि थोड़ी देर पहले अनैशा ने उसकी गर्दन में हला हुआ देखा था। अपने भाई को बिल्कुल सही सलामत देख अनैशा और जोर से रोने लगी। वो भागते हुए मनन के पास गई। एक जोरदार थप्पड़ मनन के गाल लगाने के बाद अनैशा ने मनन को अपने गले से लगा लिया और वो बिलख कर रोते हुए बोली, तुम इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते मनन? क्या जरूरत थी ऐसे घटिया और बेहुदा प्रैंक करने की? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हें खून से लथपथ देख मेरी क्या हालत हो गई थी, कितनी डर गई थी मैं। आई एम रियली सॉरी दीदी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ आप रोइए मत, प्लीज़ आप चुप हो जाइए। मनन रूंधे गले से अनैशा का बाल सहलाते हुए बोला, और इसी बीच उसने रौनक को थम्स अप का इशारा करते हुए अपनी एक आई विंक की। रौनक उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। साथ ही उसने एक लंबी राहत की सांस लेते हुए बैकयार्ड जाने वाले गेट की ओर डार्क नजरों से देखा। मनन को एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाने और उसे डांटने के बाद अनैशा रौनक को बैठने का बोलकर वॉशरूम में खुद को क्लीन करने चली गई, क्योंकि उसके ऊपर मनन के शरीर पर मौजूद रेड पेंट लग गया था। मगर अनैशा इस बात से अनजान थी कि जिस चीज को वो पेंट समझ रही है वो असल में खून था। अनैशा के जाने के बाद रौनक ने मनन से कहा, इस प्रैंक से वो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। बच्चे जरा सोचिए, अगर वो इस प्रैंक से इतना डर गई थी तो उस बदसूरत इंसान का खून से लथपथ बॉडी देखने के बाद मेरी फूलसी कोमल दीदी कितना ज्यादा डर जाती। मनन अपना शरीर झाड़ते हुए सख्त आवाज में बोला। तो रौनक उसे घूर घूर कर देखने लगा। अनैशा की मौजूदगी में जो मनन प्यारा सा, मासूम सा और क्यूट सा बिहेव कर रहा था, उसकी गैर मौजूदगी में उस मनन का बिहेवियर बिल्कुल किसी सख्त और मैच्योर लड़के की तरह हो गया था। जाओ जाकर खुद को क्लीन कर लो, तुम्हारे शरीर पर ब्लड लगा है, हम्म ठीक है, तब तक आप ये सब साफ कर देना। मनन ऐसे सख्त लहजे में रौनक से बोला और वहां से चला गया जैसे रौनक उसका सर्वेंट हो। रौनक उसकी इस हरकत पर दांत पीसते हुए बोला, हे पिद्दी से लड़के, मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मेरे सामने ऐसी अकड़ मत दिखाओ। कल रात उस मास्क मैन ने जब मनन पे हमला किया था
तब रौनक ने किसी सुपर हीरो वाली एंट्री मारकर मनन को बचा लिया था। रौनक के शार्प फाइटिंग स्किल्स के कारण मनन या रौनक को कोई चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उस मास्क मैन से फाइट के दौरान पूरे लिविंग एरिया में उस मास्क मैन के खून के छींटे पड़ गए थे। वो खून के छींटे इतने ज्यादा थे कि कल रात से लेकर आज सुबह तक मनन और रौनक मिलकर भी उसे साफ नहीं कर पाए थे। सुबह के वक्त अनैशा की आहट सुन, जब उन दोनों को वो सब छिपाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तब मनन ने उसे प्रैंक के तौर पर अनैशा के सामने शो कर दिया, क्योंकि अनैशा को खून खराबे और मार काट से बहुत ज्यादा डर लगता था। हाँ, ये बात अलग थी कि नशे में यही अनैशा किसी लेडी वैम्पायर्स की तरह खून की मांग करती थी। सब कुछ क्लीन हो जाने के बाद अनैशा किचन में देवांश के लिए चाइनीज लंच तैयार करने लगी। मनन और रौनक घर पर नहीं थे। वो दोनों बुक स्टोर से मनन के लिए कुछ बुक्स लेने गए थे, क्योंकि मनन की बोर्ड एग्जाम्स 2 महीने बाद थे और उसे उन बुक्स की जरूरत थी। किचन में अनैशा वॉश बेसिन में उबला हुआ चाउमीन क्लीन करते हुए अपनी मेलोडियस आवाज में अपना फेवरेट गोसलाइना सॉन्ग गुनगुनाए जा रही थी, जो कि एक स्पेनिश सॉन्ग था। इस बात से अनजान कि कोई उसे लंबे वक्त से बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ डीपली घूर रहा है। अनैशा खुद में मगन अपनी पतली डेलिकेट कमर को हवा में हल्का हल्का वेव करते हुए चाउमीन को ठंडे पानी से धोने के क्रम में गाने के लिरिक्स गाकर बोली, el gusto la gasolina, de más gasolina, como le encanta la gasolina, de más gasolina, el gusto la gasolina, de más gasolina, como le encanta la gasolina, de más gasolina। स्पेनिश गाना गाते वक्त अनैशा का एक्सेंट और गाना गाने का रिदम भी बिल्कुल स्पेनिश था। स्पेनिश गाना जाते वक्त वो बिल्कुल स्पेन में रहने वाले किसी आम नागरिक की तरह साउंड कर रही थी। एला प्रेंडे लास्टरबिना, नो डिस्क्रिमना, नो से पियड नी अन पार्टी द माक्वेसिना, से एसकला एस्टपा ल एस्क्विना, लूस तन ब्यान के एस्टोला। इतना गाते हुए अनैशा के नेचुरल पिंक होठ गाते हुए एकदम से रुक गए। किसी बड़े और सख्त हाथों की पकड़ अपनी कमर पर महसूस कर अनैशा चीख उठी। उसने पलटकर पीछे देखना चाहा, मगर उस बड़े हाथ की मजबूत पकड़ ने उसे हिलने तक का मौका नहीं दिया। उल्टा उसने अनैशा के कमर को मजबूती से पकड़कर उसके पीठ को अपने सीने से लगा लिया। जान, मैं तुम्हें बता नहीं सकता इस आवाज को सुनने के लिए मेरे कान कितने तरसे है, मैं कितना तड़पा हूँ जान। अचानक आई देवांश की डीप अट्रैक्टिव आवाज सुनकर अनैशा हैरान हो गई। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Thanks for watching.